हेलो स्टूडेंट आज की ऑनलाइन क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 12 सब्जेक्ट बायोलॉजी लेसन 16 की क्लास को ही कंटिन्यू करेंगे। टॉपिक है पर्यावरण संबंधी मुद्दे। इसके पहले की क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था पर्यावरण किसे कहते हैं, पर्यावरण के प्रकार बताया था, प्रदूषक किसे कहते हैं, प्रदूषक के प्रकार बताया था। इसके अलावा मृदा प्रदूषण फैलने के कारण रोकने के उपाय, जल प्रदूषण फैलने के कारण रोकने के उपाय, ध्वनि प्रदूषण फैलने के कारण रोकने के उपाय, विकिरण प्रदूषण फैलने के कारण एवं रोकने के उपाय। इसके अलावा आपको मैंने बताया था इंपॉर्टेंट चीज बीओडी एवं सीओडी किसे कहते हैं और शुद्ध जल का बीओडी मान कितना होता है, जिसे आप लोग याद करेंगे। उसी क्लास को या उसी लेसन को कंटिन्यू करेंगे हम लेसन 16 पर्यावरण संबंधी मुद्दे। आज का टॉपिक है वायु प्रदूषक में SO2। इसके पहले की क्लास में हमने CO कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और उसके दुष्परिणाम पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे वायु प्रदूषण में SO2 को सल्फर डाइऑक्साइड कहते हैं। बच्चों यह भी एक महत्वपूर्ण वायु प्रदूषक गैस है। ये वायु प्रदूषक गैस जीवाश्म ईंधनों के जलने से उत्पन्न होती है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, लकड़ी। इसके अलावा कारखानों से निकलने वाले धुएं और यातायात के साधनों से निकलने वाले धुओं में सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है। यह गैस वायुमंडल में जाकर एकत्रित हो जाती है और वर्षा के जल के साथ क्रिया करती है और H2SO4 जिसे हम कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल के रूप में जमीन पर गिरती है। तो SO2 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस जीवाश्म ईंधनों के जलने के कारण उत्पन्न होती है और ये वायुमंडल में जाकर एकत्रित होती है और बरसात के दिनों में वर्षा के जल के साथ क्रिया करके H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के रूप में जमीन पर गिरती है और इस पहली वर्षा को या सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ होने वाली वर्षा को अम्ल वर्षा या एसिड रेन भी कहते हैं। ठीक है, अब इसके दुष्परिणाम देखेंगे बच्चों कि इससे होता क्या क्या है। तो त्वचा में जलन और खुजली होती है, आंखों में जलन, इसके अलावा चूने का पत्थर या संगमरमर जो सफेद रंग का होता है वो धीरे धीरे पीला होने लगता है, कागज पीला होकर भुरभुरा होने लगता है, चूरा हो जाता है और फसलों को भी भारी नुकसान होता है। तो इस तरह से सल्फर डाइऑक्साइड के कुप्रभाव हम जान गए हैं। सेकेंड टॉपिक है आज का वायु प्रदूषक के रूप में NO2। NO2 इसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहते हैं। यह भी प्रमुख प्रदूषक तत्व है जो कि मुख्य रूप से नाइट्रिक अम्ल बनने वाले कारखानों में मुक्त होता है। वायु जीवाश्म ईंधनों के जलने से उत्पन्न होता ही है और जिन कारखानों में नाइट्रिक अम्ल का निर्माण होता है वहां पर भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विषैली गैस उत्पन्न होती है जो वायु में मिलकर वायु प्रदूषण का काम करती है। इसके द्वारा उत्पन्न हानियां या दुष्परिणाम क्या है? तो पहला आंखों में जलन होना, आंखों में खुजली होना, हृदय संबंधी रोग, फेफड़ों में रोग उत्पन्न होना और फसलों और वृक्षों में नुकसान। आंखों में जलन एवं खुजली होना, हृदय संबंधी रोग उत्पन्न होना, फेफड़ा संबंधी रोग उत्पन्न होना और फसलों या वृक्षों का में नुकसान होना। ये सारी चीजें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण होती है।
थर्ड टॉपिक है आज का H2S, वायु प्रदूषक के रूप में H2S गैस। H2S गैस बच्चों, इसको हाइड्रोजन सल्फाइड कहते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस ये वायुमंडल में मिल जाती है और हाइड्रोजन सल्फाइड से सड़े अंडे जैसी गंध उत्पन्न होती है और ये भी हमारे वायुमंडल को प्रदूषित करती है। H2S गैस के दुष्परिणाम है पौधों में पतझड़ उत्पन्न हो जाना, यानी पौधों की पत्तियों का गिर जाना, आंखों में जलन होना और गले में खराश होना, खरखराहट होना, उल्टी होना, और ये भी जल से क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल के रूप में जमीन पर गिरती है, यानी अम्ल वर्षा का ये भी कारण। आंखों में जलन होना, पौधों की पत्तियों का गिरना या पतझड़ आना, गले में खराश और उल्टी होना, इसके अलावा जल से क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल के रूप में नीचे गिरना और अम्ल वर्षा का कारण होना, ये कंडीशन हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। नेक्स्ट टॉपिक है आज का चौथा, वायु प्रदूषण में एरोसॉल। वायु प्रदूषक में एरोसॉल। एरोसॉल किसी भी जीवाश्म पदार्थ या प्रदूषक पदार्थों के छोटे छोटे कणों का वायु में जाकर एकत्रित हो जाना और उसके चारों तरफ जल वाष्प का एकत्रित होने से उत्पन्न होने वाले धुंध को या कोहरा को एरोसॉल कहते हैं। यानी वायु प्रदूषक पूरी तरह या जीवाश्म ईंधन जब पूरी तरह नहीं चलता, उसके छोटे छोटे कण वायु में उड़ते रहते हैं और उनके चारों तरफ इन कणों के और इनके चारों तरफ जल वाष्प एकत्रित हो जाती है और एक धुंध या कोहरा बनता है, इसे ही हम एरोसॉल कहते हैं। एरोसॉल के दुष्परिणाम क्या है बच्चों? तो एरोसॉल का पहला दुष्परिणाम है श्वसन संबंधी बीमारी उत्पन्न होना, फेफड़ों का कैंसर होना, फसलों का नुकसान होना, वृक्षों का नुकसान होना। इसके अलावा टीबी की बीमारी लंग्स से, पहला फेफड़े में कैंसर होना, दूसरा वृक्षों का में नुकसान होना, तीसरा श्वसन संबंधी बीमारी होना और चौथा लंग्स से संबंधित या फेफड़े से संबंधित बीमारी टीबी, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, टीबी की बीमारी होना। ये सारी समस्याएं एरोसॉल से उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट पांचवा टॉपिक है आज का अम्ल वर्षा या एसिड रेन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये बच्चों, बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछता है अम्ल वर्षा या एसिड रेन क्या है, इसके दुष्परिणाम लिखिए। तो आप अम्ल वर्षा या एसिड रेन में सल्फर डाइऑक्साइड वाला टॉपिक बता सकते हैं, ठीक है? कैसे बताएंगे? तो आप बताएंगे कि वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड एक प्रमुख वायु प्रदूषक गैस है। वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड एक प्रमुख वायु प्रदूषक गैस है जो जीवाश्म ईंधनों के जलने से उत्पन्न होती है और वायुमंडल में जाकर वर्षा के जल से क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 बनाती है और इस सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 पानी के साथ या वर्षा के साथ जमीन पर गिरता है तो ऐसी बारिश को हम अम्ल वर्षा कहते हैं। अम्ल वर्षा के दुष्परिणाम में पहला बता सकते हैं आंखों में जलन होना, खुजली होना, दूसरा त्वचा में खुजली और फफोले पड़ना, तीसरा सफेद रंग के संगमरमर का पीला होना, चौथा कागज का पीला और भुरभुरा होना, पांचवा फसल और वृक्षों में नुकसान होना या फसलों का नष्ट होना। ये सारी चीजें आप अम्ल वर्षा में देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव को बच्चों पौधा घर प्रभाव भी कहते हैं।
इसे हरित ग्रह प्रभाव भी कहते हैं या इसे पौधा घर प्रभाव भी कहते हैं। अब जानेंगे ग्रीन हाउस प्रभाव। तो हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें यूज होती है जनरली CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसके बारे में हम लास्ट क्लास में पढ़े हैं। हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की निश्चित मात्रा हमारे लिए उपयोगी होती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग हर एक पेड़ पौधे ग्रहण करके अपना भोजन बनाते हैं और बदले में हमको ऑक्सीजन गैस देते हैं, जो हमारे लिए प्राणदायिनी वायु है। ठीक है, लेकिन मानव की लापरवाही के कारण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लगातार मनुष्य वृक्षों को काट रहा है, जंगलों को नष्ट कर रहा है, जीवाश्म ईंधनों को जला रहा है, जिससे कि हमारी CO2 गैस की मात्रा बढ़ती जा रही है और हमारा वातावरण गर्म हो रहा है। तो हम पढ़ रहे हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। वायुमंडल में CO2 गैस कंबल की तरह कार्य करती है। किसकी तरह? कंबल की तरह। हम कंबल क्यों यूज करते हैं बच्चों? ठंडी के दिनों में शरीर को गर्म रखने के लिए हम कंबल का यूज करते हैं। ठीक उसी तरह वायुमंडल में CO2 गैस कंबल की तरह कार्य करती है, जो सूर्य से आने वाली अवरक्त प्रकाश किरणों को पृथ्वी पर आने देती है, परंतु इसे वापस जाने से रोक देती है, जिससे हमारा ये वातावरण गर्म रहता है। तो वातावरण के गर्म करने के प्रभाव को या गर्म रहने के प्रभाव को हम ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं, क्योंकि इस सिद्धांत का उपयोग फिर से सुनेंगे कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस कंबल की तरह कार्य करती है, जो सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों को अवरक्त प्रकाश किरणों को पृथ्वी पर आने देती है, परंतु इसको वापस जाने से रोक देती है, जिससे हमारा वातावरण गर्म रहता है। इस प्रभाव को ग्रीन हाउस प्रभाव या हरित घर प्रभाव या पौधा घर प्रभाव कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस सिद्धांत का उपयोग ठंडे प्रदेशों में गर्म मौसम के फसलों को उगाने में और घरों को गर्म करने में किया जाता है। जहां ठंडी ज्यादा होती है, उन ठंडे प्रदेशों में बड़े बड़े कांच के फार्म हाउस बनाए जाते हैं, घरों में खिड़की दरवाजे कांच के बनाए जाते हैं, जो गर्मी को अंदर आने देते हैं पर अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोक देते हैं, जिससे उस फार्म हाउस में हम गर्मी के मौसम के फसलों को उगा लेते हैं। तो इसलिए इस कारण इस प्रभाव को हम पौधाघर प्रभाव भी कहते हैं। प्रमुख ग्रीन हाउस गैसों के नाम एग्जाम में अक्सर पूछता है, ग्रीन हाउस गैसों के नाम। तो कौन कौन सी गैस है? मुख्य रूप से आप बताएंगे CO2 गैस, इसके अलावा मीथेन, इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके अलावा CFC, ये गैसें जो होती है ग्रीन हाउस गैस का काम करती है, जो वातावरण को गर्म रखने का काम करती है। इसके अब लास्ट टॉपिक है ग्रीन हाउस प्रभाव के दुष्परिणाम क्या है, इससे क्या नुकसान होता है बच्चों? तो हम जानते हैं कि ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण हमारा वातावरण आवश्यकता से अधिक गर्म हो जाएगा, जिससे जीव जंतु गर्मी से नष्ट हो जाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाने से पृथ्वी पूरी गर्म हो जाएगी, ध्रुवीय प्रदेशों की बर्फ पिघल जाएगी और समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा और पृथ्वी पूरा पानी में डूब जाएगी। इसके अलावा तापमान अधिक हो जाने से भूमि का पानी, नदी तालाब का पानी भाप बनकर उड़ जाएगा, पृथ्वी पर पानी की कमी हो जाएगी और ऑक्सीजन की कमी होने से जीव दम घुटने से जीव की मृत्यु हो जाएगी। तो यह है ग्रीन हाउस प्रभाव के दुष्परिणाम। लास्ट टॉपिक, ग्रीन हाउस प्रभाव से बचने के उपाय। बहुत सरल उपाय है। ग्रीन
दुष्परिणाम से बचने के उपाय। पहला है शिक्षित करना। हम जन जन को, समाज के हर वर्ग को शिक्षित करेंगे कि किन कारणों से वायु प्रदूषण हो रहा है, किन कारणों से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, जिसके कारण हमारा पृथ्वी गर्म हो रहा है। तो हम उसको शिक्षा द्वारा बताएंगे कि आप ये काम ना करें। दूसरा, जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाएंगे। जनसंख्या वृद्धि से भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, जनसंख्या वृद्धि पर रोक। तीसरा, वृक्षों और वनों की कटाई पर रोक, कटाई पर रोक। चौथा, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करेंगे। अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने से भी वायु प्रदूषण कम होगा। और पांचवा, जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, लकड़ी, कंडा, इन सब का उपयोग ईंधन के रूप में ना करके एलपीजी गैस और सीएनजी गैस का उपयोग करेंगे, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा उत्पन्न नहीं होगी और वातावरण आवश्यकता से अधिक गर्म नहीं होगा। तो आज की क्लास आपकी यहीं पे कंप्लीट होती है बच्चों। इसे अच्छी तरह से आप लोग याद करेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है जो परीक्षा में आने लायक है। सल्फर डाइऑक्साइड का कुप्रभाव, इसके अलावा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कुप्रभाव, H2S का कुप्रभाव, एरोसोल क्या है, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अम्लवर्षा किसे कहते हैं, इसके दुष्परिणाम लिखिए। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, इसका दुष्परिणाम और इसको रोकने के उपाय। ये सारे क्वेश्चन के आंसर आप लोग अच्छे से याद करेंगे। YouTube में इस वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे, सुनेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट में अपना नाम लिखेंगे ताकि आपकी अटेंडेंस हो सके। ओके बेटा, थैंक यू।